हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 12वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 324 FD 2024 का 7वां सेट। और इस सेट का आज दूसरा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 4 तक के सभी खंडों को हल किया है और आज के इस पार्ट में हम सवाल नंबर 5 से आगे के कुछ सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें पहला है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर दिया हुआ a, b सच दैट a माइनस b 5 का गुणज है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये दिखाना है। ये है सवाल नंबर 5 और इसका पहला खंड। तो इसमें सवाल में दिया हुआ है कि ये जो समुच्चय है पूर्णांकों का है और उसके लिए दिया हुआ है R बराबर a, b सच दैट a माइनस b 5 का गुणज है, ये दिया हुआ है। तो a माइनस b अगर 5 का गुणज है, इसका मतलब यह है कि 5 से हम इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे स्वतुल्य। क्योंकि तुल्यता के लिए स्वतुल्य, सममित और संकर्मक तीनों संबंध अगर एग्जिस्ट करते हैं तभी जाकर के तुल्यता संबंध होता है। तो तुल्यता संबंध के लिए हम लिखेंगे a माइनस a, दोनों को एक जैसे कर देंगे हम, यानी बराबर 0, 5 का गुणज है। क्योंकि यहाँ पे बात पूर्णांक की हो रही थी और 0 जो है ये एक पूर्ण संख्या है या एक पूर्णांक कह सकते हो। इसका मतलब 0 5 का गुणज है, यानी इसमें स्वतुल्य संबंध है। नंबर 2, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए हम इसका उल्टा चेक करेंगे, यानी b माइनस a। तो b माइनस a का मतलब होगा a माइनस कॉमन लेके इसको हम a माइनस b माइनस a को उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस a माइनस b। अब सवाल में पहले से दिया था कि a माइनस b 5 का गुणज है, इसका मतलब माइनस a माइनस b भी 5 का गुणज है, यानी इसमें सममिति संबंध है। नंबर 3, संकर्मक। अब संकर्मक संबंध के लिए हम मान लेते हैं ए भी दिया है, मान लेते हैं कि b माइनस सी हम ये मान लेते हैं कि b माइनस सी 5 का गुणज है। अब हमें दिखाना होगा कि a माइनस सी भी 5 का गुणज होगा। तो अब हम इसमें a जोड़ेंगे, a घटाएंगे। हम इसमें जब a जोड़ देंगे तो हो जाए a जोड़ के a घटाना भी है, और साथ में b माइनस सी पहले से है, ये अभी भी 5 का गुणज है। तो हम इसको लिखेंगे, माइनस वाले को इसके साथ लगा देते हैं और प्लस वाले को इसके साथ। तो जब माइनस को इसके साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a और ये हो जाएगा a माइनस सी। अब a यहाँ पे देखो, पहले से ही आपने प्रूफ किया कि b माइनस a या माइनस a माइनस b 5 का गुणज है। तो अब लिखेंगे इसमें, इसलिए a माइनस c, इसको चाहे तो आप कोई समीकरण बना के लिख सकते हो।
समीकरण 1 से a माइनस सी 5 का गुणज है। तो यहाँ पे आपने सममिति, स्वतुल्य और संक्रमक तीनों दिखा दिया। लिखेंगे इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, और यही चीज प्रूफ करना था, जो कि सवाल नंबर 5 का पहला खंड। और उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड। दूसरा खंड में दिया हुआ x प्लस वाई की वैल्यू और x माइनस वाई की वैल्यू, तो कहा x और y का मान बताओ। तो x प्लस वाई इनकी वैल्यू है 52 और 09, और x माइनस वाई इसकी वैल्यू है 36 और 0 माइनस 1। ये दिया है। x और y अलग अलग अवयवों की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो y कैंसिल होके केवल बचेगा 2x। 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 और 6 8, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 4404। ये x की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अगर हम घटा देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर x की वैल्यू किसी में रख भी सकते हैं। जब हम घटाएंगे इसको, इसमें से इसको घटाएंगे जब, तो y और y हो जाएगा 2y। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में से 6 घटाएंगे तो ऋण 4 आएगा, 0 0 हो जाएगा, 9 में से ऋण 1 घटाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 1, ऋण 2, 0 और 5। ये इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 का तीसरा खंड। दिया है y का मान काट x के ऊपर पावर साइन x का है प्लस x के ऊपर पावर x का है, तो dy बाई dx निकालना है। ये है 5वें का तीसरा खंड। सवाल में दिया y बराबर काट x, इसके ऊपर पावर है साइन x का, और x के ऊपर पावर है x का। dy बाई dx निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लघुगणक लेना पड़ेगा दोनों पक्षों का। तो ये हो जाएगा log y, और इस तरफ वाला हो जाएगा साइन x log काट x, और प्लस x log x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो log y का 1/y, और y का दोबारा करेंगे dy बाई dx। यहाँ पे दो लोगों का गुणा है, तो एक बार आप साइन x को छोड़ दो, उसके बाद log काट x का होगा 1/काट x। काट x का दोबारा करना पड़ेगा, तो आएगा cosec स्क्वायर x, वो भी माइनस में। अब उसके बाद एक बार आपको log काट x को छोड़ देना है, और साइन x का अवकलन करना है, जो कि होगा cos x। अब यहाँ पे आते हैं, x को छोड़ देंगे, log x का 1/x, और log x को छोड़ के x का करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू y से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे जो काट x लिखा है इसको उल्टा करेंगे तो ये tan हो जाएगा। tan मतलब साइन बाई कॉस, तो साइन का गुणा साइन के साथ साइन स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा साइन x, और उसका उल्टा tan यानी साइन बाई कॉस हो जाएगा, और माइनस में कॉसेक स्क्वायर है, और प्लस में लिखा है cos x
log काट x, x से x कट के 1 हो जाएगा, 1 प्लस log x। तो ये साइन और साइन कट के ये स्क्वायर बन जाएंगे गुणा होके, और साइन इंटू कॉसेक का मतलब वो नहीं होता, तो ये भी 2 बार ये भी 2 बार खत्म हो जाएंगे। तो कास का उल्टा हम लिख लेंगे सेक एक्स प्लस कास एक्स log काट एक्स प्लस 1 प्लस log एक्स। यही सवाल का जवाब होगा dy बाई dx का मान। चाहे तो आप इस y की वैल्यू, ये जो आपने शुरू में लिखा है, ये लिख सकते हो y की जगह पे इतना बड़ा चीज क्वेश्चन में, और उसके बाद इसको आगे लिख सकते हो। यानी ये भी आप लिख सकते हैं काट x के ऊपर पावर साइन x प्लस x के ऊपर पावर x। ये हो गया y का मान, और ये सेक x, आगे यहाँ माइनस है, सेक x कास x log काट x प्लस 1 प्लस log x। ये इस सवाल का जवाब बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 का चौथा खंड। ये दिया है, ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और उनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो ये है सवाल नंबर 5, इसका चौथा खंड। 2 संख्याएं निकालना है जिनको जोड़ के 15 है। तो हम मान लेते हैं माना संख्याएं x, 15 ऋण x है। जोड़ के 15 आना चाहिए, तो हमने एक x माना, एक 15 ऋण x। कहा था इनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो हम मान लेते हैं कि वर्गों का जो योगफल है वो यस है, x स्क्वायर प्लस 15 ऋण x का स्क्वायर। तो ये होगा x स्क्वायर, 15 का वर्ग 225, फिर x स्क्वायर ऋण 30x, ये हो जाएगा। यानी 2x स्क्वायर माइनस में 30x प्लस 225। ये हो गया यस का मान। अब इसमें कहा था कि योगफल न्यूनतम हो, तो न्यूनतम या अधिकतम के लिए हमें ds बाई dx निकालना होगा। यस के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए ds बाई dx का मान 0 होना चाहिए। तो ds बाई dx क्या होगा, 2 का गुणा हो जाएगा आगे, यानी ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा ऋण 30, बराबर होना चाहिए 0। यही इसका अवकलन हुआ, 2 दूनी 4x और ऋण 30। यानी यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 30/4। तो 30/4 को अगर और सॉल्व करो तो आपको 15/2 मिल जाएगा। ये x की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है अधिकतम के लिए है या न्यूनतम के लिए, तो उसके लिए हमें दोबारा अवकलन करना होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे हम डी स्क्वायर यस बाई डी एस स्क्वायर। तो जब आप दोबारा इसका अवकलन करोगे तो इसका केवल आएगा 4, और जो कि प्लस में है, यानी ये वैल्यू दिया है धनात्मक। तो अगर मान धनात्मक आ जाए या फिर ये वैल्यू रखने पर धनात्मक आती तो ये वैल्यू न्यूनतम ही शो करती। लिखेंगे इसलिए x बराबर 15/2 पर न्यूनतम मान प्राप्त होता है। इसलिए संख्याएं एक 15/2 होगा और दूसरा 15 ऋण 15/2, यानी वो भी उतना ही होगा। और यही इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का 5वां खंड। समाकलन करना है x + 2 बाई 2x² + 6x + 5। ये है
x प्लस 2 बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5dx, इसका एक समाकलन करना है। तो इस सवाल को लगाते हैं। सवाल नंबर 5 का 5वां खंड है ये। समाकलन करना है x प्लस 2 और नीचे है 2x² प्लस 6x प्लस 5dx, इसी का समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, अगर हम नीचे वालों का अवकलन करें तो 2x² का अगर अवकलन करेंगे तो आएगा 4x और इसका आएगा 6, यानी यहाँ पे अगर 4 हो और यहाँ पे अगर 6 हो तो नीचे वाले के अवकलन से ऊपर वाला चीज़ लाया जा सकता है। तो सबसे पहले इस सवाल को मॉडिफाई करेंगे, इसको 4x और इसको 6 बनाने के लिए हम 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 4x और प्लस में 8, नीचे 2x² प्लस 6x प्लस 5dx, या बराबर इसको लिखेंगे 1/4। 4x अब 8 को लिखेंगे 6 धन 2, तो 2 को कोष्ठक से बाहर कर दिया और नीचे 2x² प्लस 6x प्लस 5dx। अब एक बार इसके नीचे इसको लिखना, एक बार 2 के नीचे, तो बराबर ये हो जाएगा 1/4 4x प्लस 6 बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5dx, और एक बार लिखना है 1/4 2/2x² प्लस 6x प्लस 5dx। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम नीचे वाले को कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसको मान लेते हैं t। अवकलन करेंगे जब तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस 6, dx की वैल्यू बनेगी dt। तो ये हो गया 1/4 और इतने पूरे की वैल्यू है dt और इसको आपने t माना, तो ये हो गया 1/t dt, और प्लस 1 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस 5dx 1/t का होगा log t, यानी ये हो जाएगा 1/4 log, और t की वैल्यू 2x² प्लस 6x प्लस 5, इतना ये हो गया। प्लस में 2 और 4 आपस में यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, और ये होगा 2x² प्लस 6x प्लस 5dx। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा, तो उसके लिए हम इस पूरे को अब कुछ मान लेते हैं क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े। हम मान लेते हैं इस पूरे को a और यहाँ पे इसको केवल सॉल्व करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए नीचे से हमें 2 कॉमन लेना होगा, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5/2 dx, ये 2 बाहर आएगा, हो जाएगा ये 1/4, यानी a धन 1/4, और ये हो गया x² प्लस में 3x प्लस 5/2 dx, बराबर ये हो गया a प्लस 1/4। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो लिखा हुआ है इसी का आधा जोड़ना है और आधा घटाना। तो 3 का आधा होगा 3/2, उसका वर्ग होगा 9/4, हमें जोड़ना होगा और 9/4 हमें घटाना होगा। तो ये x² धन 3x और 9/4 हमें जोड़ना है और 9/4 हमें घटाना। तो जो घटाना है उसको इसके साथ शामिल करेंगे। यहाँ जो भी x के आगे लिखा उसके आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना रहता, या ये बराबर हो गया a प्लस 1/4
अब ये नीचे वाला हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10/4, यानी 10 में से 9 घटाएंगे 1/4। 1/4 का मतलब ये लिखा 1/2 का वर्ग dx। अब हम इस पूरे को कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x प्लस 3/2, इसको t मान लेते हैं। तो अवकलन करेंगे अगर तो हमें dx बराबर मिलेगा dt, या फिर चाहे तो एक काम और कर सकते थे। यहाँ पे इस 1/2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी साथों साथ हम बाहर ले सकते हैं इसको लगाने के लिए, यानी 1/2 को भी हम कॉमन लेंगे, यानी यहाँ से तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और वो 1/2 इसके नीचे रह जाएगा। तो उस तरीके से भी सवाल लगा सकते हो, या फिर आप केवल इस पूरे को t मान के भी सवाल को लगा सकते हो। तो अब ये सवाल बन गया a प्लस 1/4 1/, इसको हमने t माना तो ये हो गया t² प्लस में 1/2 इसका स्क्वायर और dx की वैल्यू हो गई dt। और अब इसको केवल हल करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो a प्लस 1/4 इसका होता है 1/, ये जो अंक है वो तो 1/1/2, यानी केवल 2 ये हो जाएगा, 1/1/2 लिखा जाएगा तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद होता है tan इनवर्स x/a, a का मतलब ये नंबर, तो x का मान t है और ये नंबर है 1/2, तो t/1/2 यानी हो जाएगा ये 2t, और प्लस में एक कांस्टेंट c। तो a प्लस 1/4 2 tan इनवर्स 2 और t की वैल्यू ये है, हो जाएगा 2x प्लस 3/2 और प्लस में c। अब ये जो आपने a यहाँ पे रिप्लेस किया, ये पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी, बराबर करके ये वाली वैल्यू और प्लस ये वाली वैल्यू दोनों लिखी जाएगी और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो एक बार पूरा दिखाते हैं हम आपको। ये है सवाल नंबर 5 का 5वां खंड, और ये पूरा इस तरीके से लगाया गया है। आप चाहे तो वीडियो को स्लो करके भी देख के लगा सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 का पहला खंड। वृत्त x² प्लस y² बराबर a² से घिरे छेद का क्षेत्रफल बताओ। तो ये सवाल हमने कई बार लगा दिया है पीछे के सेटों में, और उसके पहले के सेटों में भी ये लगाया गया है, इसलिए इस सवाल को हम छोड़ दे रहे हैं। अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। बिंदु a b c d के स्थिति सदिश इन्होंने दिया है, तो रेखाओं AB और CD के बीच का कोण बताओ। तो सबसे पहले जिसकी स्थिति सदिश दिया उसे हम लिखेंगे। सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। A की स्थिति सदिश मतलब OA वेक्टर, इसकी वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और B की स्थिति सदिश इसका मतलब OB वेक्टर, ये वैल्यू इन्होंने दिया 2i कैप प्लस 5j कैप। और C की स्थिति सदिश यानी OC वेक्टर, जो कि है 3i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। और D की स्थिति सदिश यानी OD वेक्टर, i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। अब इसमें कहा AB और CD के बीच का कोण बताओ। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा AB वेक्टर। AB वेक्टर का मतलब होगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो B में से A घटाएंगे तो 2i में से i घटाएंगे तो बचेगा i कैप, और 5j में से j घटाएंगे तो बचेगा केवल 4j। और उसके बाद इस साइड के है नहीं, यानी 0 के समझ लेंगे, तो 0 के में से k घटाएंगे तो आएगा माइनस में k कैप। और उसके बाद निकालेंगे CD वेक्टर, जो कि होगा OD वेक्टर माइनस OC वेक्टर।
तो i में से 3i घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2i, माइनस j में से प्लस 2j घटाएंगे तो माइनस में 8j कैप, और प्लस k में से माइनस 3k घटाएंगे तो आएगा ये 4k कैप। अब बीच का कोण निकालना है, उसके लिए हमें डॉट गुणा कराना पड़ेगा। AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर का सूत्र होगा AB इंटू CD इंटू cos थीटा। तो AB की वैल्यू पहले लिख लेंगे i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप इंटू CD वेक्टर माइनस 2i माइनस 8j प्लस 4k बराबर AB का मैग्नीट्यूड, तो 1 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 1 का वर्ग, CD का मैग्नीट्यूड 2 का वर्ग धन 8 का वर्ग धन 4 का वर्ग इंटू cos थीटा। डॉट गुणा कराएंगे, 1 का गुणा 2 के साथ ऋण 2 और 4 का गुणा ऋण 8 के साथ 32 और ऋण 1 का गुणा 4 के साथ ऋण 4 बराबर 1 का वर्ग 1, 4 का 16, 1 17, 1 18, 1 करड़ी में हो गया 18 और 1 करड़ी में 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64 और 4 का वर्ग 16, तो 64 10 74 6 80 और 4 84। तो यहाँ से इसको जोड़ो अगर तो 32 4 36 2 38 और ये करड़ी में 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9 ताकि हम 9 का वर्गमूल निकाल लें, और 84 को लिखेंगे 21 गुणे 4 cos थीटा। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 2 और 3 ये हो जाएंगे 6 और करड़ी में बचेगा 42 cos थीटा और ये हो जाएगा ऋण 38, यानी cos थीटा की वैल्यू होगी ऋण 38/6 और करड़ी में 42। चाहे तो 6 से उसको ऊपर वाले को काटेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 19/3 करड़ी में 42, ये होगा cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स ऋण 19/3 और नीचे करड़ी में 42। यही सवाल का जवाब हो जाएगा। आप सवाल शुरू से देख लीजिए। सवाल नंबर 6 का पहला खंड जो दिया था उसके आधार पर ये उसका जवाब है। और इस सवाल के बारे में हम आपको एक बात और बताएं, ये सवाल भी पिछले बार कई सेटों में आया हुआ है और जहाँ पे इसके आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ था, बाकी सारा चीज़ ऐसे ही है। हो सकता है कि इस किताब में ही मिस प्रिंटिंग की हो। अगर इस किताब के अंदर मिस प्रिंटिंग हुई है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस के रहेगा तो फिर इसका उत्तर अलग आएगा। अब चूंकि इन्होंने प्लस के दिया था तो उसके आधार पर हमने सवाल लगाया है। अगर यहाँ पे माइनस के लिखेंगे ये तो बदलाव कहाँ पे होगा, ये जो 4 लिखा है इसकी जगह पे माइनस में 2 आएगा, तो आपका जो यहाँ पे उत्तर है वो ऋण 1 यानी पाई के बराबर आएगा। तो बिल्कुल कैलकुलेशन ऐसे ही रहेगा, सवाल चाहे जो आ जाए। तो यही है सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। सवाल दिया हुआ है 6वें का तीसरा, z की वैल्यू है 4x प्लस वाई, इसका अधिकतम मान निकालना है, जबकि 2 कंडीशन दिया है, x प्लस वाई का मान 50 के बराबर और छोटा होना चाहिए और 3x प्लस वाई का मान 90 के बराबर और छोटा होना चाहिए, जबकि x और y अलग अलग 0 से बराबर और बड़े हो सकते हैं। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ सवाल लिखते हैं, z बराबर है 4x प्लस वाई और एक समीकरण है x प्लस वाई लेस आर इक्वल 50। तो यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे x प्लस वाई बराबर 50 और इसको एक समीकरण नाम देंगे। और जो अगला इसमें समीकरण है 3x प्लस वाई लेस आर इक्वल 90, तो यहाँ से 3x प्लस वाई बराबर 90, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे और दोनों को घटा देंगे तो y का विलोपन हो जाएगा। कभी कभी बराबर नहीं रहते तो हमें गुणा भाग करके गुणांक बराबर करना होता है।
तो फिलहाल यहाँ पे y का बराबर है, इसलिए सिंपल हम इनको घटाएंगे। y से y कट जाएगा, ये होगा -2x, और 90 में से 50 घटाएंगे -40, यानी x की वैल्यू 20 आएगी। अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 30 होगी। तो ये x और y की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद सिंपल क्या करना है, यहाँ पे दोनों समीकरण सामने रखते हैं और एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये x है, ये y की तरफ है। अब हम पहला समीकरण लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 50 होगी। तो ये मान लो x 0 है और ये है y की वैल्यू 50 यहाँ पे। और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 50 होगा। तो मान लेते हैं वो ये पॉइंट है, हम इनको आपस में मिला देंगे। मिला के जो लाइन बनेगी इसका नाम हम लिखेंगे x + y = 50। अब हम एक और लाइन बनाते हैं, 3x + y = 90। तो जब हम इसमें x का मान 0 कर रहे हैं तो y का मान 90 आएगा। यानी जब x का मान 0 करेंगे तो y का थोड़ा और ऊपर मान, ये मान लो 90 है। और जब इसमें हम y का मान 0 करेंगे तो x का मान 30 आएगा। यानी यहाँ कहीं पे इस तरीके से मान लेते हैं। तो ये है हमारी दूसरी समीकरण, नाम दे देते हैं 3x + y = 90। अब निर्देशांक लिख देते हैं, x का मान 30, y का मान 0। और ये निर्देशांक है, x का मान 50, y का मान 0। और ये निर्देशांक है, x का मान 0, y का मान 50। ये निर्देशांक है, x का मान 0 और y का मान 90। ये निर्देशांक हो गए। अब ये लेस देन वाली बात थी, तो आपको इस तरीके से इस पे कलर करना है। लेस देन, ग्रेटर होता तो ऊपर की तरफ, और ये लेस देन है, इधर लाइन ना आने पाए, क्योंकि कहा है x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है। तो इस तरीके से आपको कलर कर देना है। अब इसको भी लेके आपको कलर करना है। तो जब आप कलर करेंगे तो जो भाग उभयनिष्ठ हो जाता है वही जवाब होता है। तो उभयनिष्ठ भाग यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए, ये वो भाग है जो दोनों में कॉमन है। ये वाली लाइन भी इधर आ रही है और ये भी। तो हमें ये कुल 4 निर्देशांक मिले हैं। तो ये जो निर्देशांक है ये कौन सा है, जहाँ पे इन दोनों ने काटा है। तो वहाँ पे x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 30। तो अब हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट चाहे तो यहीं बना लेते हैं ताकि दिखेगा भी। x, y और z। z का मान है 4x + y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50। एक ये हो गया। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30। और एक ये निर्देशांक है, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0। बाकी ये 0 0 से तो मतलब है नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू खोज रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 50 आएगा, यानी z की वैल्यू हो जाएगी 50। x की वैल्यू 20 रखेंगे तो 20 चौको 80, y का मान 30 रखेंगे तो 80 और 30 110। और x का मान 30 रखेंगे तो 30 चौको 120। तो इन तीनों कंडीशन में अधिकतम वैल्यू आई है 120, और उस समय जब x का मान 30 था। तो यहाँ पे लिखेंगे 30,0 पर z का अधिकतम मान 120 है, और यही सवाल का जवाब है। इसका शुरू से सलूशन दिखाते हैं। यह सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड, और ये इस तरीके से लगाया गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 का चौथा खंड। ये सवाल है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने का सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह है सवाल नंबर 6 का चौथा खंड। तो सवाल में है
पासे को 2 बार उछाला गया। योग 6 आने की जो संभावना है वो कुल कितनी होगी उसको मान लो हम यस से दिखाते हैं। तो होगा 1 और 5, 5 और 1, 2 और 4, 4 और 2, 3 और 3। यही इतना होगा जिसमें टोटल जोड़ने पर 6 आएगा। अब कहा है कम से कम एक बार 4 रहना ही चाहिए, तो उसके लिए कुल 2 ही कंडीशन है, या तो 2, 4 होगा या तो 4, 2 होगा। लिखेंगे इसलिए न्यूनतम एक बार 4 आने की प्रायिकता बराबर होगा 2/5, और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 का 5वां खंड। अवकल समीकरण x इंटू dy/dx प्लस 2y बराबर x² का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यह है 6 का 5वां खंड। समीकरण है x dy/dx प्लस 2y बराबर x²। कहा x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, x ≠ 0। अब हम x से भाग करेंगे तो ये मिलेगा dy/dx, और ये हो जाएगा प्लस में 2/x इंटू y, और बराबर बचेगा x। तो अब इसमें ये वैल्यू है p की और ये वैल्यू है q की, तो इसमें p की वैल्यू मिलेगी 2/x और q की वैल्यू मिलेगी x। अब सबसे पहले हमें निकालना होगा समाकल गुणांक, जिसे हम कहते हैं IF। वो हो जाएगा e के ऊपर पावर p dx, यानी e के ऊपर पावर 2/x dx। तो ये हो जाएगा 2/x का हो जाएगा 2 log x, तो इस 2 को इसके ऊपर लिख देंगे तो ये हो जाएगा e के ऊपर पावर log x²। अब लग गणक नहीं लिखेंगे तो केवल बचेगा x²। लिखेंगे इसलिए समीकरण का हल जो कि होगा y IF बराबर समाकलन q IF dx और प्लस में c। IF का मान x² आया, q की वैल्यू है x, IF का मान x² dx प्लस c, यानी yx² ये हो जाएगा x³ उसका समाकलन होगा x⁴/4 प्लस c। चाहे तो गुणा कर सकते हैं इसमें 4 का, और चाहे तो इसी को उत्तर लिखें। ये इसका पूरा सलूशन आप देख लीजिए। सवाल नंबर 6 का ये चौथा खंड था और ये 5वां खंड, और ये इसका पूरा कंप्लीट सलूशन है। और आज के इस पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।